बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी क्वेश्चन पेपर आंसर की 11 मई 2025 को हम लोग देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी का एग्जाम 11 मई 2025 को लिया गया है। तो आज इस सेशन में हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी क्वेश्चन पेपर 11 मई 2025 को देखने वाले हैं। देखिए, जितने भी कैंडिडेट, जितने भी अभ्यर्थी इस वर्ष 2025 में बीएसएससी यानी कि बिहार एसएससी की एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ज़रूर देखिएगा। इससे आपको आइडिया लगेगा कि बिहार एसएससी बीएसएससी का क्वेश्चन पूछने का अब ट्रेंड किस प्रकार से है। देखिए, 10+2 बिहार एसएससी यानी कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम जल्द लिया जाएगा, तो उनके लिए ये सेशन इम्पॉर्टेंट है। और बिहार एसएससी 10+2 के लिए, इंटर लेवल के लिए पूरा संपूर्ण जो है आपकी तैयारी कराई जाएगी इस चैनल के माध्यम से। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हुए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। एक बार सभी लोग पहले इसको लाइक कर दीजिए, और जब इसको पूरा देख लीजिएगा तो इसको कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी क्वेश्चन पेपर 11 मई 2025 को देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी का क्वेश्चन पेपर है ये 11 मई 2025 का। और जितने भी लोग इस साल 2025 में बिहार एसएससी की एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये सेशन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सभी लोग इसको पूरा ज़रूर देखिएगा, जो लोग भी इस बार बिहार एसएससी की एग्ज़ाम देंगे। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसमें टोटल 100 प्रश्न है और 3 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। भाग 1 में ध्यान दीजिएगा, भाग 1 में जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक में मैथ के प्रश्न हैं। भाग 2 में यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान का यानी कि जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। और भाग 3 में जो है, भाग 3 में हिंदी के प्रश्न है। तो देखिए, पीडीएफ जो है इसका मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम का नाम है हमारा सक्सेस केंद्रा क्विज, ठीक है ना। तो वहाँ पर जुड़िए, वहाँ पर आपको पूरा ये कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 31 से कवर करेंगे सामान्य ज्ञान का। मैथ छोड़ दे रहा हूँ, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ से आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको और स्पष्ट दिखाई दे। देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है। तो आप सभी को पता है कि यह गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो उनके उपन्यास है आनंद मठ, वहीं से लिया गया है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने भी लगाया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी क्वेश्चन पेपर आंसर की 11 मई 2025 को हम लोग कवर कर रहे हैं। चलिए देखिएगा, इंग्लिश में भी प्रश्न है, आप देख सकते हैं। देखिए, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है जीडीपी का। तो आपको भी पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और जो लोग जो है एग्ज़ाम दिए हैं वो लोग आंसर मिला लीजिए, और जो लोग एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो लोग देख लीजिए, और आप लोग बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है इसमें से कार्बन का अपरूप विद्युत का सुचालक है। बताइए, इसमें से कार्बन का कौन सा अपरूप जो है, कौन सा इसमें से जो एलोट्रोप है कार्बन का, वो विद्युत का सुचालक है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये जो ग्रेफाइट जो होता है ना, ग्रेफाइट, ये विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, पुस्तक अर्थशास्त्र है, इसके रचयिता कौन है। हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र। बताइए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, रचयिता कौन है। तो फ्रेंड्स, पूरा ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, ठीक है। दिख रहा है आपको पूरा ऑप्शन। तो ये आपके कौन है, कौटिल्य हैं, चाणक्य हैं, ठीक है ना। और इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा, पृथ्वीराज रासो एक रचना है, ये चंद्रवरदाई की है, तो साथ साथ ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित किया होगा। देखिए, बिहार एसएससी का जो मैंने आपको अभी प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, उसमें मैंने आपको बताया था कि 2024 वाला जो है ये कहाँ पर हुआ था। तो 2024 वाला पेरिस में हुआ था, फ्रांस में। 2028 वाला जो होगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा। और 2032 वाला जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर बड़ा ही फेमस मंदिर है, और ये कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा।
और ये मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में पड़ता है, जो कि छतरपुर जिला में पड़ता है, जो कि छतरपुर जिला में है, खजुराहो वहीं पर है। ठीक है ना, तो खजुराहो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, खजुराहो मध्य प्रदेश छतरपुर जिला में। और ये बनवाया था किस वंश के शासक ने, तो चंदेल वंश के राजा थे, उनका नाम याद रखिएगा, उनका नाम है धंगदेव। इन्होंने ही जो है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए निम्न में से कौन सा इसमें से जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मल्टीनेशनल कंपनी। तो यहाँ पर देखिएगा सैमसंग है, नोकिया भी है, कोको कोला भी है, यहाँ पर देखिए रिलायंस दिया गया है। तो रिलायंस जो है ये भारत में जो है ये एक प्रख्यात कंपनी है। चलिए तो यहाँ पर देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है। विंबलडन जो होता है ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है, चलिए बताइए विंबलडन कहाँ पर आयोजित। अच्छा, विंबलडन संबंधित किससे है, तो देखिए फ्रेंड्स विंबलडन जो है ना संबंधित है आपका किससे, टेनिस से। ठीक है, और ये आयोजित किया जाता है इंग्लैंड में। ठीक है ना, कहाँ पर जो है ये आयोजित किया जाता है, इंग्लैंड में, याद रखिएगा कहाँ पर, इंग्लैंड में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है। पंचायत समिति का पदेन सचिव तो फ्रेंड्स ये होता है आपका BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि हाँ, अपच के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। अपच के उपचार के लिए यहाँ पर देखिएगा ट्रीटिंग इंडाइजेशन। ठीक है ना, बताइए अपच के उपचार के लिए जानते हैं आंसर तो कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका जो है एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। किसका, एंटासिड का प्रयोग किया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, एंटासिड का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि हेतु दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, चलिए बताइएगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये दिया जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ना, ये दिया जाता है आपके सिनेमा के क्षेत्र में। ठीक है ना, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये पहली बार पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया था, देविका रानी को दिया गया था। ठीक है, 1969 में। ठीक है, 1969 से ये जो है शुरू हुआ। ठीक है, प्रारंभ हुआ पुरस्कार देना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है। तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, तो देखिए विदेशी व्यापार पर रोक बिल्कुल ये नहीं होगा, उद्योग धंधे पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं होगा। तो यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। ठीक है ना, कोलैबोरेशन बिटवीन नेशनल एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि पौधे की वृद्धि जो है ये किस यंत्र से मापी जाती है। तो पौधे की वृद्धि जो है मापी जाती है किससे, क्रेस्कोग्राफ से। ठीक है, क्रेस्कोग्राफ की खोज जगदीश चंद्र बसु ने किया था, जगदीश चंद्र बोस ने, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कि किस खनिज को जो है उद्योग की जननी माना गया है। किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है। तो देखिए इसमें से जो आयरन है, लोहा है, इसी को जो है उद्योग की जननी माना गया है। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर लोहा ही इसका आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है BSSC कार्यालय परिचारी क्वेश्चन पेपर 11 मई 2025 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए देशबंधु उपनाम है, एक देशबंधु है और एक दीनबंधु है, दोनों को मिक्स मत करिएगा। देखिए देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है, CR दास को। ठीक है ना, चित्तरंजन दास को, क्लियर, याद रखिएगा। और इन्होंने जो है बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था गया में 1922 में, इसी की अध्यक्षता इन्होंने किया था। ठीक है, अच्छा दीनबंधु के नाम से जाना जाता है CF एंड्रूज को। ठीक है ना, किसको जाना जाता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CF एंड्रूज को, CF एंड्रूज को जाना जाता है, CF एंड्रूज को। ठीक है ना, CF एंड्रूज को जाना जाता है दीनबंधु के नाम से। चलिए, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लोकनायक जयप्रकाश नारायण, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि जापान की मुद्रा क्या है, जापान की करेंसी क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये येन है जापान की मुद्रा। ठीक है, जापान की मुद्रा येन है। चलिए भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स ये आपका भारत रत्न अवार्ड है, भारत रत्न पुरस्कार है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का वर्ष क्या था। प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी कि द पीरियड फॉर फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज। तो देखिए 1951 से लेकर के 56 तक था, 1951 से लेकर के 56 तक। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए निम्न में से कौन जो है गैर कृषि आधारित उद्योग है। गैर कृषि यानी कि कृषि पर आधारित नहीं है,
नॉन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, तो इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चर्म उद्योग है, ठीक है ना, जूट उद्योग एग्रो इंडस्ट्री है, तंबाकू उद्योग भी है एग्रो बेस्ड, और चीनी उद्योग भी एग्रो बेस्ड है। तो ऑप्शन के हिसाब से तो यही आंसर होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? चेहरा देखने के लिए तो फ्रेंड्स ये समतल दर्पण का, प्लेन मिरर का यूज़ किया जाता है चेहरा देखने के लिए, ठीक है। बिहार का कौन सा जिला चावल के कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है चावल का उत्पादन, सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन ये होता है आपका रोहतास में, और रोहतास को ही बिहार का जो है चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है भागलपुर को। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि तेलंगाना की राजधानी कहाँ पर है? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, ठीक है ना, हैदराबाद। चलिए देखिए अगला प्रश्न कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था ना, ये आपका सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध है, किस नदी पर है? नर्मदा पर, ध्यान रखिएगा, उसी के विरोध में हुआ था। क्लियर? हीराकुंड जो है ये कहाँ पर है? तो ये महानदी पर है, ठीक है। दामोदर घाटी जो है ये आपका झारखंड में पड़ता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 1935 में। कब हुई थी? ध्यान रखिएगा 1935 में। क्लियर? याद रखिएगा। और इसका जो है नेशनलाइजेशन कब किया गया था, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है ना, याद रखिएगा। कब? तो 1928 में ये बारदोली सत्याग्रह हुआ था। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि रक्तदाब मापने के लिए जो है कौन सा यंत्र यूज़ किया जाता है? यानी कि रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम पूछा गया, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाई, तो स्फिग्मोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। स्फिग्मोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर आपने पढ़ा होगा ना, तो स्फिग्मोमीटर यहाँ पर दे रखा है। चलिए बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, क्रेस्कोग्राफ से पौधे की वृद्धि, अभी हमने पढ़ा भी है, बताया भी है आपको। थर्मामीटर से टेम्परेचर। चलिए कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? उत्तराखंड में। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? अभी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, और उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ जी हैं, ठीक है, जगदीप धनखड़। ओम बिरला जी लोकसभा के स्पीकर हैं, ध्यान रखिएगा। चले उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में मनाया गया है 1 मई के दिन, ठीक है ना, 1 मई के दिन इंटरनेशनल लेबर्स डे मनाया जाता है। 22 मार्च के दिन जल दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा 7 अप्रैल के दिन क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया? असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, और देखिए ये चौरा चौरी की घटना के कारण महात्मा गांधी ने इसको स्थगित करने का घोषणा किया था। तो ये चौरा चौरी की कांड, ठीक है ना, गोरखपुर में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए कितना हल्का प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है, यानी कि नॉन मेटालिक मिनरल है इसमें से? तो लोहा धात्विक है, तांबा भी धात्विक है, सोना भी धात्विक है, अभ्रक जो है, माइका जो है, माइका ये आपका नहीं है। तो यहाँ पर आपका अभ्रक राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? देखिए भारत के विदेश मंत्री कौन है ये पूछ लिया गया है। तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं, ठीक है, डॉक्टर एस जयशंकर हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कि मेघालय की राजधानी कहाँ पर है? तो मेघालय की राजधानी जो है ये शिलोंग पड़ता है। कहाँ है? शिलोंग मेघालय की राजधानी है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस मृदा को, यानी कि विच सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड रेगुर सॉइल, किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? तो देखिए ये जो ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है, इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, और इसका विस्तार जो है आपका दक्षिण भारत में ज़्यादा पड़ता है। और आपको याद होगा कि इसमें जो कपास की खेती होती है ये सबसे उपयुक्त खेती के लिए होती है, ये मिट्टी कपास की खेती के लिए। चलिए बंगाल विभाजन पूछा गया है कि कब हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम जो है उत्तरदायी होता है जल के वहन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जल के वहन के लिए। और जो आपका फ्लोएम होता है ये भोजन के वहन के लिए होता है, फ्लोएम। भारत का संविधान पूछा गया है कि कब लागू हुआ था? पूरा ऑप्शन देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था?
तो भारतीय संविधान व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड, तो लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को, पूर्णतः लागू हो गया था ये 26 जनवरी 1950 को। चलिए उसके बाद देखिए साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल होगा उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 मैच विल बी होस्टेड बाई, तो फ्रेंड्स ये लॉर्ड्स में खेला जाएगा जो कि इंग्लैंड में पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा अगला है कि वनस्पति कौन सा संसाधन है? वनस्पति यानी कि वेजिटेशन इज ए टाइप ऑफ रिसोर्स, तो फ्रेंड्स ये बायोटिक है, जैव संसाधन है, ठीक है। भारत में देखिए आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे होता है? तो आपातकाल की घोषणा का प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपका भाग 2 जो है कंप्लीट हो गया और मैंने बताया था कि भाग 3 में हिंदी के हैं। अब देखिए हिंदी के प्रश्न जो है टोटल 100 प्रश्न है यहाँ पर, भाग 3 में 71 से लेकर के 100 तक में हिंदी के प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है, ये जो यहाँ गद्यांश आप देख रहे हैं इसको पढ़ना है और उस पर आधारित जो है क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 75 तक को आंसर देना है। चलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा, छोटा सा गद्यांश आप पढ़ भी सकते हैं। देखिए बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या नहीं है? अब देखिए यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई बिल्कुल है, तंदुरुस्ती है, भोजन शास्त्र है, यहाँ पर देख सकते हैं, और अपना काम आप करने और घर पर माता पिता को मदद देने वगैरह के मूल सिद्धांत है। तो तंदुरुस्ती भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, संगीत इसमें नहीं है। उसके बाद देखिए दूसरा पूछा गया है कि मौजूदा पीढ़ी के लड़कों में ज्ञान नहीं होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का ज्ञान नहीं होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वावलंबन दिया गया है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इस तरह के हैं, इसको पढ़ करके आंसर देना है। घर पर किसकी मदद की बात कही गई है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माता पिता को जो है घर पर मदद देने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं माता पिता आंसर है। उपरोक्त गद्यांश में किस शिक्षा की बात कही गई है? तो पहला ही आप शब्द देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए, आपको यह ध्यान में रखना है कि प्रारंभिक शिक्षा में, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस गद्यांश में किस शिक्षा की बात की गई है? तो प्रारंभिक शिक्षा की। किस अनिवार्य तालीम की बात गद्यांश में की जा रही है? किस अनिवार्य तालीम की बात? तो यहाँ पर देखिए इसमें संगीतमय कवायद के जरिए उनको अनिवार्य शारीरिक तालीम दिला पाऊंगा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया गया है क्या? शारीरिक, बिल्कुल शारीरिक तालीम की। तो ये 75 तक में ये समझिए इस तरह के प्रश्न बोनस होते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्रिया शब्द को चुनना है, तो इसमें से क्रिया जो है खोजना क्रिया हो जाएगा। चौमासा में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स चौमासा में द्विगु समास है। एक प्रश्न इसमें से आपको मैं हिंदी का पूछूंगा और वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए विशेषण यहाँ पर जो है चिन्हित करना है, तो मधुर जो है विशेषण हो जाएगा, ठीक है। जो अक्षर जानता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको साक्षर कहते हैं, ठीक है ना, उसको साक्षर बोलते हैं। चलिए उसके बाद देखिए शुद्ध शब्द चुनना है, इसमें से बुजुर्ग कौन सा सही लिखा गया है? तो फ्रेंड्स ये वाला जो बुजुर्ग देख रहे हैं ये वाला आपको सही लिखा गया है, ठीक है। मुख्य शब्द का विलोम पूछा गया है, तो मुख्य शब्द का विलोम जो होता है ये गौण होता है। अशुद्ध शब्द इसमें से चिन्हित करना है, तो ये विश्वस्त सही है, विश्व सही है, विषय सही है, ये आपका गलत है, ये अशुद्ध शब्द है, इस तरह से विश्वस्त नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना, ये सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। चलिए निम्न में से कौन सा संज्ञा पद है? इसी का आंसर आपको बताना है। संज्ञा पद इसमें से आप बताइए कौन सा इसमें से संज्ञा पद है, ठीक है। चलिए संज्ञा पद इसमें से आप बताइए कौन सा है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इसमें से तद्भव शब्द पूछा गया है कि कौन सा इसमें से तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर देखेंगे तद्भव शब्द जो है ना इसमें से, ये आपका तद्भव शब्द जो है कौन सा है बताइए। तो देखिए यहाँ पर आंवला जो है ना, आंवला तद्भव शब्द है। आंवला जो है एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम आम्लक होता है, ठीक है ना, तो आंवला यहाँ पर हो जाएगा। चलिए उसके बाद गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है। गणेश शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है, तो गजानन है बिल्कुल पर्यायवाची। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर गणपति भी है, गजबदन भी है, ठीक है ना। गज यहाँ पर नहीं है, गज मतलब हाथी होता है, ठीक है, तो ये नहीं है। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? अब देखिए यहाँ पर तत्सम शब्द पूछा गया है, तो यहाँ पर आप देखिएगा अमूल जो है ना, अमूल्य, ये आपका तत्सम शब्द है। बाकी देखिए आसरा, अमोल, अगम, ये सब जो है आपके तत्सम नहीं है, ये तद्भव हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है कि जुलूस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जुलूस शब्द, तो जुलूस में समूहवाचक है। बेशर्म कौन सा समास है? तो देखिए बेशर्म जो है ये आपका अव्ययी भाव समास है।
उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा आगामी एग्जाम के लिए, देव्यर्थ का क्या संधि विच्छेद है, देव्यर्थ का, ये आधा हुआ है, देव्यर्थ का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो इसका संधि विच्छेद होता है देवी प्लस अर्थ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका देवी प्लस अर्थ, ये वाला। लोटा डोरी में कौन सा समास है, तो लोटा डोरी में जो है द्वंद्व समास है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, तो आपको पता है बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, शहनाई वादक थे। ध्यानानंद जो है किस भाषा में कविता करते थे, तो ये सामान्यतः ब्रज भाषा में करते थे। उसके बाद देखिए अशोक वाजपेयी का जन्म पूछा गया है कि कहाँ हुआ था, तो अशोक वाजपेयी का जन्म जो है छत्तीसगढ़ में हुआ था, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में 1941 में, 1941 में छत्तीसगढ़ के दुर्ग में। सुजान से कौन प्रेम करते थे, तो सुजान से ध्यानानंद प्रेम करते थे, कौन, ध्यानानंद, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है, तो जनतंत्र का जन्म जो है ये रचना है किसकी, तो रामधारी सिंह दिनकर की। तो यहाँ पर देखिए दिनकर दिया गया है। विष के दांत के कहानीकार कौन है, विष के दांत, इसके कहानीकार जो हैं कौन है, तो इसके कहानीकार जो हैं ये नलिन विलोचन शर्मा है, ध्यान रखिएगा ये सब। देखिए वीरेन डांगवाल की कविता कौन सी है, तो हमारी नींद जो है इसमें से वीरेन डांगवाल की है। गुरु नानक का जन्म पूछा गया है कि कब हुआ था, तो फ्रेंड्स आप सभी को याद होगा, ठीक है ना, हिस्ट्री वाले पोर्शन में भी आपने याद किया होगा कि इनका जन्म 1469 में जो है ननकाना साहब में हुआ था, तलवंडी में, ठीक है। चलिए सिख धर्म के संस्थापक थे, सिखों के ये पहले गुरु थे। मैक्स मुलर का जन्म पूछा गया है कि किस वर्ष हुआ था, तो 1823 में हुआ था। नौकर के कमीज जो है, नौकर की कमीज, इसके उपन्यासकार कौन है, तो फ्रेंड्स ये विनोद कुमार शुक्ल हैं। तो टोटल 100 प्रश्न आपको मैंने करा दिए फ्रेंड्स, इसको लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा।